विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे पॉइसन समीकरण क्या है, लाप्लास समीकरण क्या है और लाप्लास समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमने पहले देख चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र को विद्युत विभव के ऋणात्मक प्रवणता के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि E = माइनस ग्रेडियंट V के बराबर लिखा जाता है, जहाँ ग्रेडियंट का मान हम लिखते हैं I कैप डेल डेल x प्लस J कैप डेल डेल y प्लस K कैप डेल डेल z। और चूंकि ये ग्रेडियंट V है तो सब जगह हमने इसको जो भी आपका डेरिवेटिव था उसको v के सापेक्ष में निकाला है, डेल v डेल x, यहाँ पर डेल v डेल y और यहाँ पे डेल v डेल z। अब यहाँ से गाउस के नियम से हम जानते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर हमने कोई बंद पृष्ठ लिया है तो उस बंद पृष्ठ में से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ में से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स उसमें परिबद्ध आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर होता है। और जब हम इसको अवकलन रूप में लिखते हैं तो हमें मिलता है कि डाइवर्जेंस ऑफ E = ρ/ε0, जहाँ रो आपके पास उस परिबद्ध, हम ये कहें कि जो भी आपके पास आपने पृष्ठ लिया है उसमें परिबद्ध आवेश घनत्व रो है। अब यहाँ पर ये जो मेरे पास मान है E का कि E = माइनस ग्रेडियंट V, वो मैं यहाँ रख देती हूँ। तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ माइनस ऑफ ग्रेडियंट V, क्योंकि E का मान माइनस ग्रेडियंट V है, = ρ/ε0। अब यहाँ पे बन जाता है ये डेल डॉट डेल, और डेल डॉट डेल का जब मैं मान निकालती हूँ वो मिल जाता है, यानी कि मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगी I कैप डेल डेल x प्लस J कैप डेल डेल y प्लस K कैप डेल डेल z का स्वयं से ही डॉट प्रोडक्ट करूँगी। तो आपको अच्छे से ज्ञात है कि I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है, K डॉट K 1 होता है, I डॉट J, J डॉट I, J डॉट K, K डॉट J, K डॉट I डॉट K, बाकी सब टर्म्स शून्य हो जाती हैं। तो इसलिए ये मान मुझे मिलता है डेल टू डेल x स्क्वायर प्लस डेल टू डेल y स्क्वायर प्लस डेल टू डेल z स्क्वायर, और इसे हम कहते हैं डेल टू, और ये कहलाता है लॉपलेशियन ऑपरेटर। तो अब यहाँ से अगर मैं इस डेल डॉट डेल को लॉपलेशियन ऑपरेटर रखती हूँ तो ये बन जाएगा डेल टू V = माइनस ρ/ε0। और ये जो समीकरण है ये कहलाती है आपके पास पॉइसन समीकरण, जो ये बताती है कि विभव का जो लाप्लाशियन ऑपरेटर है वो आवेश घनत्व के ऋणात्मक मान और विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अब हम डेल टू V में यहाँ पर हमने देखा है कि ρ/ε0 है, तो यहाँ से हमने जो डाइवर्जेंस ऑफ E का मान मैं अगर देखूँ गाउस के नियम से, जो हमने देखा था कि डाइवर्जेंस ऑफ E का मान होता है ρ/ε0, तो रो का मान मैं यहाँ से निकाल के रख सकती हूँ ε0 इंटू डाइवर्जेंस ऑफ E। तो अब मैं यहाँ पे ये मान रख देती हूँ। तो जब मैं ये मान रख देती हूँ आपके पास रो का कि ε0 डाइवर्जेंस ऑफ E, तो ε0 से ε0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा कि डाइवर्जेंस ऑफ E = माइनस डेल टू V, यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका डाइवर्जेंस विद्युत विभव के लाप्लाशियन के ऋणात्मक मान के बराबर हमें प्राप्त होता है। अब मान लो किसी विद्युत क्षेत्र में स्रोत और सिंक उपस्थित नहीं है, ना तो वहाँ धनावेश उपस्थित है ना ऋणावेश उपस्थित है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो क्षेत्र कैसा है, आवेश रहित है, चार्जलेस फील्ड है। तब उस स्थिति में रो का मान शून्य हो जाएगा, और रो का मान जब 0 हो जाएगा तो जब हम इसको अपनी पॉइसन इक्वेशन में रखेंगे तो मुझे मिलेगा डेल टू V = 0। और ये जो समीकरण है ये कहलाता है लाप्लास समीकरण, लाप्लास इक्वेशन। और इसको हम बहुत सी लाप्लास और पॉइसन समीकरण को हम बहुत सी विद्युत क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में काम में लेते हैं। अब गोलीय ध्रुवीय निर्देशांकों में जब मैं डेल टू का मान, लाप्लाशियन ऑपरेटर का मान लिखती हूँ तो वो मुझे मिलता है 1/r² डेल डेल r ऑफ r² डेल डेल r प्लस 1/r² साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल डेल थीटा ऑफ डेल डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल टू डेल फाई स्क्वायर के बराबर मुझे मिलता है। और बेलनी ध्रुवीय निर्देशांकों में जब मैं इस लाप्लाशियन संकारक का मान लिखती हूँ तो मुझे मिल जाता है, क्योंकि लाप्लाशियन संकारक में मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ρ, φ, z होते हैं, इसलिए लाप्लाशियन ऑपरेटर का मान मुझे बेलनी ध्रुवीय निर्देशांकों में सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में मिलता है 1/ρ डेल डेल ρ डेल डेल ρ प्लस 1/ρ² डेल टू डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल टू डेल z स्क्वायर। तो इस तरह से ये तीनों कोऑर्डिनेट्स में जब मुझे डेल टू का मान पता है तो मैं इसको रख के समस्या के अनुसार अपना सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ। अब हम देखते हैं कि लाप्लास समीकरण का हल मैं कैसे निकाल सकती हूँ। और लाप्लास इक्वेशन का हल निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, यानी कि चरों की पृथक्करण विधि को हम यूज़ करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि जो विभव है वो x, y, z के अलग अलग फलनों
का कोई फलन होगा। तो इसलिए हमने लिखा कि वी एक्स वाई जेड किसके बराबर है, एक्स जो कि केवल एक्स का फंक्शन है, वाई जो कि वाई का फंक्शन है केवल, जेड जो केवल एक जेड का फलन है, यानी वी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, जहाँ एक्स वाई जेड पृथक पृथक रूप से केवल एक्स, केवल वाई और केवल जेड के ही फलन हैं। तो यहाँ से जब हम लाप्लास समीकरण में जब इसको रखते हैं तो इसके लिए मुझे चाहिए डेल टू वी। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल टू का मान मैंने निकाला था और डेल टू का मान मुझे मिला था आपके पास डेल टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू डेल जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर जब मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए तो सबसे पहले मैं ये जो भी समीकरण मैंने लिखा है इसका एक बार डिफरेंशियल करूँगी और फिर दूसरी बार डिफरेंशियल करूँगी। तो यहाँ पर हमने पहले इस इक्वेशन का डिफरेंशियल किया है एक्स के साथ, तो मुझे मिल जाता है वाई जेड डेल एक्स के साथ, और फिर इसका वाई के साथ करूँगी तो एक्स जेड डेल वाई मिलेगा, जेड के साथ करूँगी तो एक्स वाई डेल जेड के साथ। अब डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो डेल टू वी डेल एक्स स्क्वायर का मान मिल जाता है, वाई जेड इसको मैं कह सकती हूँ एक्स डबल डैश, और ये एक्स जेड इसको मैं कह सकती हूँ वाई डबल डैश, डेल टू वाई डेल जेड स्क्वायर का मान एक्स वाई इसको मैं कह सकती हूँ जेड डबल डैश। तो शॉर्ट में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ, इसका मतलब कि वाई जेड और एक्स डबल डैश यानी कि एक्स का डबल डेरिवेटिव। इसी तरह डेल टू वाई के सापेक्ष जब मैं डबल डेरिवेटिव निकाल रही हूँ तो इसको लिख सकती हूँ एक्स जेड वाई डबल डैश यानी वाई का डबल डेरिवेटिव। इसी तरह डेल टू वी डेल जेड स्क्वायर लिख रही हूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स वाई जेड डबल डैश यानी जेड का डबल डेरिवेटिव। तो अब इन सब मानों को मैं यहाँ रख देती हूँ लाप्लास समीकरण में। तो जब मैं इसको लाप्लास समीकरण में रखती हूँ तो मुझे मिल जाता है वाई जेड ये एक्स डबल डैश है प्लस एक्स जेड ये वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई जेड डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे समीकरण को मैं एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देती हूँ। तो एक्स वाई जेड से डिवाइड करते ही ये 1/x डबल डैश प्लस 1/y डबल डैश प्लस 1/z डबल डैश इज इक्वल टू 0 बन जाता है समीकरण। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो हर एक जो पद है मेरे पास, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी मैं पद देखूँ, तो पहला पद केवल x का फलन है, ये y पर निर्भर नहीं है न z पर निर्भर है। इसी तरह जो द्वितीय पद है मेरे पास वो केवल आपके पास y का फलन है, x और z का फलन नहीं है। इसी तरह तृतीय पद केवल z का फलन है, y और x का फलन नहीं है। तो अब ये चूंकि केवल पृथक पृथक रूप से एक स्वतंत्र चर का फलन है, इसलिए प्रत्येक जो पद है वो एक स्वैच्छिक नियतांक के बराबर होगा। इसलिए मैंने मान लिया कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है 1/x एक्स डबल डैश यानी एक्स डबल डैश अपॉन एक्स का मान किसके बराबर है, -k स्क्वायर के बराबर है, और वाई डबल डैश अपॉन वाई का मान -l स्क्वायर के बराबर है। और चूंकि इन तीनों का सम शून्य है इसलिए इसको मैं रखूँ तो इसको मैंने अगर m स्क्वायर के बराबर माना है थर्ड टर्म को, तो -k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या m का मान √k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के बराबर होगा। और जब मैं इन अलग अलग डिफरेंशियल समीकरणों को हल करती हूँ, ये सारी डिफरेंशियल इक्वेशन एक साधारण अवकलन समीकरण है, इन सबको अवकलन समीकरण की मेथड से जब मैं सॉल्व करती हूँ तो पहले पद का हल मुझे मिल जाता है a साइन के एक्स प्लस माइनस a डैश कॉस के एक्स। दूसरे के लिए मुझे मिल जाता है y इज इक्वल टू b साइन एल वाई प्लस b डैश कॉस एल वाई, और z का मान चूंकि यहाँ पर ये प्लस की टर्म्स थी, ये दोनों माइनस की थी, तो z का हल मुझे मिलता है हाइपरबोलिक की टर्म्स में, तो c साइन हाइपरबोलिक एम जेड प्लस c डैश कॉस हाइपरबोलिक एम जेड के बराबर। जहाँ पर मुझे पता है कि k और l के मान मुझे ज्ञात होंगे तो मैं m का मान ज्ञात कर सकती हूँ। तो इसका मतलब आपके पास a डैश b डैश के नियतांक में निकालूं तो मुझे c डैश नियतांक अपने आप प्राप्त हो जाएंगे, और इन सब नियतांकों के मान मैं सीमा प्रतिबंधों से दी गई समस्या में जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उसके आधार पर मैं निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसको समझने के लिए कि ये मेरे पास एक ये आयताकार बॉक्स है जिसकी 3 भुजाएं हैं a, b और c, और 3 इसके कुल 6 फलकों में से अगर हम देखें तो 5 फलकों पे मैंने पोटेंशियल को शून्य माना है। केवल एक ही फलक पर आपके पास एक ही परत पर मैंने पोटेंशियल को माना है v इज इक्वल टू v0 के बराबर। ये फलक कौन सा है, z इज इक्वल टू c, यानी x इज इक्वल टू 0 लूँ, y इज इक्वल टू 0 लूँ, z इज इक्वल टू 0 लूँ, या x इज इक्वल टू a लूँ, x इज इक्वल टू b लूँ, सब पर ही मान क्या है, विभव का शून्य है। सिर्फ एक ही फलक पर मान शून्य नहीं है जो कि हम रख रहे हैं z इज इक्वल टू c के बराबर। अब हम देखते हैं कि इसका मान हम कैसे निकालेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, यानी बॉक्स के अंदर पोटेंशियल को हम कैसे हल करें मान निकालने के लिए कैसे हल करेंगे। तो मैं यूज़ करना चाहूँगी लाप्लास इक्वेशन, क्योंकि पांचों जो मेरे पास फलक हैं
इस आयताकार बॉक्स के कुल 6 फलक हैं, उसमें एक फलक के अलावा बाकी सब पे मान शून्य है। तो जिन सब पे पोटेंशियल का मान शून्य है उसके लिए मैं लाप्लास इक्वेशन यूज़ कर सकती हूँ। तो लाप्लास इक्वेशन को अगर मैं यूज़ करूँ तो डेल टू वी ज़ीरो, और यहाँ हमने पृथक्करण विधि से हल देखा था कि v का मान मैं एक्स वाई जेड के बराबर लिख सकती हूँ, और इनके हल भी हमने देख लिए हैं। तो अब इन हलों में जो मुझे मिले थे 3 हल x और y और z के लिए, इनमें अपनी बाउंड्री कंडीशन जो मेरे पास हैं वो मैं लगा देती हूँ। तो x इज इक्वल टू 0 पर x 0 है, इसलिए मेरे पास क्योंकि पोटेंशियल 0 है और एक्स वाई जेड ये पोटेंशियल तब 0 हो सकता है जबकि x का मान 0 है, तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। y 0 होगा तो भी पोटेंशियल 0 होगा, z 0 होगा तो भी पोटेंशियल 0 होगा। तो इन तीनों कंडीशंस को मैं यहाँ रख रही हूँ कि जब x इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए जब मैं इसको रखती हूँ तो ये साइन 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस 0। कॉस 0 1 होता है, इसलिए ए डैश का मान 0 हो गया। तो जब ये कॉन्स्टेंट 0 है तो सिर्फ x मुझे मिलेगा a साइन के एक्स। इसी तरह जब मैं y इज इक्वल टू 0 पर कैपिटल Y को 0 रखती हूँ तो आपके पास सीधी सी यहाँ मान रखते हैं तो साइन 0 0 कॉस 0 1, वापस से मुझे मान मिलेगा b डैश का 0। इसी तरह मैं z के लिए काम करूँगी तो मुझे c डैश का मान 0 मिलेगा। तो a डैश b डैश c डैश के मान 0 हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेंगे a b c। इसलिए x का हल हो जाएगा कैपिटल X इज इक्वल टू a साइन के एक्स, और कैपिटल Y इज इक्वल टू b साइन एल वाई, और कैपिटल Z इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक n का मान हम रख देते हैं k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ इंटू z। तो जब ये सब तीनों सॉल्यूशन x y z के हैं तो इसलिए y का जो सॉल्यूशन मुझे मिलेगा वो तीनों के गुणनफल के रूप में मिलेगा। और ए बी सी जो तीनों कांस्टेंट हैं इनको मिला के मैंने एक नियतांक किसके रूप में रख दिया है सी के एल के रूप में, क्योंकि ये किसका फलन होगा के और एल का फलन होगा। और बाकी ये मान सॉल्यूशन जो मुझे वी के लिए मिलेगा वो हो जाएगा सी के एल साइन के एक्स साइन एल वाई प्लस इंटू साइन हाइपरबोलिक के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ इंटू जेड। अब चौथी बाउंड्री कंडीशन मेरी है कि एक्स इज इक्वल टू ए पर भी वी का मान क्या है 0 है। तो यहाँ पर अब मैं एक्स इज इक्वल टू ए पुट करती हूँ तो यहाँ मुझे मिल जाता है कि चूंकि वी का मान 0 है इसलिए साइन के ए सी के एल का मान क्या होगा 0 होगा, और सी के एल 0 हो नहीं सकता तो किसको 0 रखते ही मान मुझे हमेशा पोटेंशियल का 0 मिलेगा, चाहे वो जेड इज इक्वल टू सी भी हो तब भी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए साइन के एक्स का मान 0 होना चाहिए, और जहाँ साइन के एक्स 0 होगा इसका मतलब कि एक्स का मान एन पाई के बराबर है, जहाँ एन का मान 0 1 2 3 कुछ भी रखा जा सकता है। तो के का मान मुझे मिल जाता है नियतांक का एन पाई अपॉन ए के बराबर। इसी तरह वाई इज इक्वल टू बी पर भी पोटेंशियल 0 होता है, तो मुझे उसको हल करने पर मिलेगा कि एल इज इक्वल टू पी पाई अपॉन बी, जहाँ पी एक इंटीजर है 0 1 2 3। अब इस सब जो हल मैंने निकाल लिए उन सबको मैं रख देती हूँ अपने समीकरण में। तो वी एक्स वाई जेड का मान मुझे मिल जाता है कि सी के एल साइन एन पाई अपॉन ए एक्स साइन पी पाई अपॉन बी वाई, और साइन हाइपरबोलिक यहाँ पर हमारे पास एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर था तो के स्क्वायर एल स्क्वायर के यहाँ मान मैंने रख दिए, तो मुझे मिल जाता है एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की पावर हाफ। तो ये मान मुझे यहाँ मिल जाते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अब यहाँ पर लास्ट कंडीशन अब हमारी बची है कि z इज इक्वल टू सी पर v इज इक्वल टू वी ज़ीरो। तो यहाँ पर अब मैं z इज इक्वल टू सी रख रही हूँ, तो ये इस और कोई अंतर नहीं आएगा। ये समेशन अब पूरा आपके पास एन और पी दोनों पर होगा, तो एन पी से समेशन पे रख के हमने इसको इनफाइनाइट तक समेशन किया है, और z की जगह क्या रख दिया है सी, z की जगह क्या रख दिया सी, और इसलिए वी एक्स वाई जेड क्या रख दिया वी ज़ीरो के बराबर रख दिया। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये मेरे पास डबल फोरियर सीरीज़ है, और डबल फोरियर सीरीज़ है तो इससे हल सी के एल का मान निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ इसको साइन एन डैश पाई एक्स पाई ए अपॉन एक्स और साइन पी डैश पाई अपॉन बी इंटू वाई से गुणा करके इंटीग्रेट कर देती हूँ 0 से ए और 0 से बी के बीच। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाता है इंटीग्रेशन 0 से ए 0 से बी वी ज़ीरो साइन एन डैश पाई अपॉन ए इंटू एक्स साइन पी डैश पाई अपॉन बी इंटू वाई, और ये जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा डी एक्स डी वाई के सापेक्ष डी एक्स डी वाई, क्योंकि x की वेरिएशन होती है। अब यहाँ पर जब हम इसको हल करते हैं और राइट हैंड साइड में मुझे मिल जाएगा समेशन n इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनिटी सी के एल। अब यहाँ पर जब इससे गुणा कर देते हैं और इसको इंटीग्रेट करेंगे साथ में, तो ये दो समीकरण हमारे पास दोनों को मैंने अलग अलग रख लिया है। तो साइन हाइपरबोलिक वाली टर्म चूंकि सिंगल टर्म है इसलिए इसको मैंने पहले लिख लिया है, तो सी के एल साइन हाइपरबोलिक एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की पावर हाफ पाई ए सी इंटू में साथ में जब हमने साइन
एन पाई अपॉन ए एक्स को गुणा किया साइन एन डैश पाई अपॉन ए एक्स से और डी एक्स के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से a तक। दूसरे में हमने साइन पी पाई अपॉन बी वाई को गुणा किया साइन पी डैश पाई अपॉन बी इंटू वाई से और डी वाई के सापेक्ष इंटीग्रेट करके इसको कहाँ से कहाँ समाकलन कर रहे हैं 0 से b तक। अब इन समाकलनों को मैं अलग अलग हल कर सकती हूँ और सिंपल इंटीग्रेशन से जब हम इनको हल करते हैं तो n डैश इजिकल टू n होने पर पहले इंटीग्रेशन का मान मुझे मिल जाता है a/2 और जब n डैश इजिकल टू n के बराबर नहीं होता तो ये 0 होता है। इसी प्रकार सेकंड इंटीग्रेशन को जब मैं हल करती हूँ तो p डैश इजिकल टू p तब का मान मुझे मिलता है जब ये b/2 हो, b/2 मान मिल जाता है और p डैश इजिकल टू p नहीं है तो ये मान 0। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि समीकरण जो मुझे मिलेगा वो केवल तब मिलेगा हल जबकि p डैश इजिकल टू p होगा और n डैश इजिकल टू n होगा, अन्यथा ये मान क्या आएगा इंटीग्रेशन का 0 आएगा। इसलिए जब मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, जब n डैश इजिकल टू n है और p डैश इजिकल टू p है तो मुझे ये समीकरण का हल मिल जाता है इंटीग्रेशन 0 से a 0 से b v0 साइन n डैश पाई अपॉन a इंटू एक्स साइन p डैश पाई अपॉन b इंटू वाई डी एक्स डी वाई इजिकल टू से सी के एल ए बी अपॉन 4, क्योंकि यहाँ हमने यहाँ मान रख दिया है इन दोनों इंटीग्रेशन का, तो ए बी अपॉन 4 ये इंटीग्रेशन मिल गया और साथ में साइन हाइपोबोलिक एज इट इज़ है साइन हाइपोबोलिक एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू की पावर हाफ इंटू पाई सी। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है मैं सी के एल का मान निकाल सकती हूँ। तो जो सी के एल का मुझे मान मिलता है वो मिल जाता है 4 अपॉन ए बी 1 अपॉन साइन हाइपोबोलिक एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की पावर हाफ पाई इंटू सी इंटीग्रेशन 0 से a इंटीग्रेशन 0 से b v0 साइन n डैश पाई अपॉन a इंटू एक्स इंटू साइन p डैश पाई अपॉन b इंटू वाई। तो जब ये कांस्टेंट मुझे मालूम है तो इस कांस्टेंट का मान मैं पोटेंशियल के हल में रख सकती हूँ, तो वी एक्स वाई जेड का इसमें मान रख के मैं निकाल सकती हूँ। तो वी एक्स वाई जेड का सॉल्यूशन मुझे ये फॉर्म में इस फॉर्म में आ जाता है, जो कि साइन हाइपोबोलिक टर्म भी है, इसमें साइन की एक्स की टर्म है, साइन एल वाई की भी टर्म यहाँ पे है, और यही सूत्र जो है मुझे देता है कि आयताकार विभव के अंदर जो है वो पोटेंशियल क्या होगा, जो हाइपोबोलिक टर्म पे भी निर्भर है और सिंपल साइन फंक्शन पे भी निर्भर है। धन्यवाद।